सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 11 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में एक टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। उनका नाम क्या है, नाम पूछ रहे हैं। तो उत्तर हो जाएगा राफेल नडाल। राफेल नडाल ये स्पेन के टेनिस प्लेयर है, एक तो ये याद रखना। और अभी इन्होंने ही टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि इस साल नवंबर में स्पेन में जो डेविस कप होंगे वो उनका आखिरी मैच होगा, आखिरी प्रतियोगिता होगी। उसके बाद वो फाइनली संन्यास ले लेंगे अपने खेल से। आपको मैं बता दूं कि 2010 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में राफेल नडाल टेनिस स्कूल खोला गया था। तो ये प्रश्न आप जरूर याद रखना। और राफेल नडाल जिन्हें प्यार से राका भी कहा जाता है, और फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है उसके वो मास्टर खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने जीवन में फ्रेंच ओपन में रिकॉर्ड 14 एकल खिताब सिंगल्स टाइटल जीते हैं, और इसी कारण से उन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में टोटल 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। उनसे ज़्यादा एक पुरुष खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच, उनके नाम 24 खिताब हैं, और इनके नाम 22 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं, जिसमें से 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन है, 14 फ्रेंच ओपन है, 2 विंबलडन ओपन है और 4 यूएस ओपन है। इन्होंने 2 ओलंपिक मेडल भी जीते हैं और दोनों बार गोल्ड जीता है। एक तो 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक थे उसमें मेंस सिंगल में इन्होंने गोल्ड जीता था, और 2016 के जो रियो ओलंपिक्स थे उसमें मेंस डबल में गोल्ड जीता था। और ये गोल्डन स्लैम विनर भी रहे हैं। और स्लैम विनर गोल्डन स्लैम विनर मैं आपको बता चुका हूँ। ये भी लेटेस्ट नोवाक जोकोविच को ये सम्मान मिला था, हमने पढ़ा था, जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम जीते हों और जो ओलंपिक है उसमें गोल्ड जीता हो, उनको मिलता है गोल्डन स्लैम विनर का खिताब। और ये 5 साल तक दुनिया में नंबर 1 टेनिस प्लेयर भी रहे हैं। तो बहुत फेमस और चर्चित खिलाड़ी है राफेल नडाल। तो फाइनली भी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। इनसे संबंधित ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताया, ध्यान में रखना। और किस देश के खिलाड़ी हैं ये जरूर पूछा जाएगा, तो स्पेन आंसर कर देना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस साल 2024 में किसी भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने भी संन्यास की घोषणा करी है क्या, तो आंसर हो जाएगा यस। चलो मैं आपको हमेशा की तरह वो सभी भारतीय खिलाड़ियों के नाम आपको बताता हूँ जिन्होंने इस साल संन्यास ले लिया है अपने अपने खेलों से। तो वो खिलाड़ी सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि क्रिकेट में 3 खिलाड़ी देखे हमने, शिखर धवन, दिनेश कार्तिक और केदार जाधव ने संन्यास ले लिया। बैडमिंटन में बी साई प्रणीत ने, टेनिस में रोहन बोपन्ना, फुटबॉल में सुनील छेत्री, हॉकी में PR श्रीजेश, रेसलिंग में विनेश फोगाट, और अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था एक जिम्नास्ट ने दीपा कर्माकर, इन्होंने भी फाइनली संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये सभी वो खिलाड़ी आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ जो 2024 में हमने पढ़े थे करंट अफेयर्स में, इन्होंने संन्यास ले लिया। ये सारे भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे ये राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है, टेनिस से है। तो टेनिस से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन जाएंगे, इस बार के 4 ग्रैंड स्लैम किस किसने जीते। चलो उनको भी रिवाइज करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहला हुआ था, इसमें सिंगल जीता जेनिक सिनर ने, इटली के हैं, और वुमेन सिंगल आर्यना सबालेंका ने जीता, वो बेलारूस से हैं। और इसमें मेंस डबल भी याद रखना होगा क्योंकि वो एक भारतीय ने जीता था, रोहन बोपन्ना ने उनके साथी मैथ्यू एब्डेन के साथ। मैथ्यू एब्डेन ऑस्ट्रेलिया के हैं। फिर फ्रेंच ओपन हुआ था, उसमें वुमेन सिंगल ईगा स्विटेक ने जीता, पोलैंड की हैं, और मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, वो स्पेन से हैं। फिर विंबलडन ओपन हुआ, इसमें वुमेन सिंगल बारबोरा क्राजिकोवा ने जीता, चेक रिपब्लिक से हैं, और मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, वो स्पेन से हैं। बाकी यूएस ओपन, तो अगर आपने ऑस्ट्रेलियन ओपन का याद कर लिया तो यूएस ओपन सेम ही है, जेनिक सिनर और आर्यना सबालेंका। कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है, ये स्टैटिक प्रश्न पूछते हैं यहाँ से। तो देखो बड़ा आसान है, ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला वाला और आखिरी वाला यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पे होता है। तो देखो दोनों के कोर्ट भी सेम है और इस बार के जो विनर है वो भी सेम है, तो याद रखना आपके लिए आसान रहेगा। फ्रेंच ओपन में ये होता है क्ले कोर्ट पे, और विंबलडन ग्रास कोर्ट पे होता है। और फ्रेंच ओपन विंबलडन में एक कॉमन है, जो पुरुष एकल का खिताब है मेन सिंगल, वो दोनों जगह सेम है, बस आपको वुमेन्स वाला याद रखना है। तो इस बार के विनर बड़े सिंपल नाम है, याद रखना आपके लिए आसान रहेगा, ध्यान रखना ये। हम अगला प्रश्न देखें। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसे 2024 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया, तो आंसर होगा हैन कांग। तो साउथ कोरिया के राइटर हैं, इनका नाम है हैन कैंग, जिनको 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो उन्हें जीवन की मार्मिक कहानियों को खूबसूरत अंदाज में पेश करने के लिए सम्मान मिला है। और आप कह भी सकते हो कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली वो वैसे तो 18वीं और पहली कोरियाई महिला हैं।
और इससे पहले भी इन्होंने 2016 में उनका एक उपन्यास आया था द वेजिटेरियन नाम से, उसके लिए उन्होंने मेन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार भी जीता था। हैन कैंग उनका नाम है। पिछले साल जो लिटरेचर का, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था वो जीता था जॉन फॉसे ने। हमने याद भी किया था, साहित्य में मेरी जान फंस गई करके याद आया। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि पहली बार जो लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला था 1901 में, सुली प्रुडहोम को, वो फ्रांस के थे। और पहली महिला में ये मिला था 1909 में सेल्मा लेगरलॉफ को, वो स्वीडन से थी। और अगर पूछूं कि क्या किसी भारतीय को लिटरेचर में, साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है, यस मिला है, तो वो कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था उनकी कृति गीतांजलि के लिए। ये तो मैं डेली आपको बता ही रहा हूँ। और इससे पहले 3 क्षेत्र में हम पढ़ चुके हैं, मेडिसिन में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। एक बार तीनों फिर से हम रिवाइज करते हैं। देखो, मेडिसिन में 2 जनों को मिला था, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को। फिजिक्स में 2 लोगों को मिला, जेफरी हिंटन और जॉन हॉपफील्ड को। और केमिस्ट्री का 3 लोगों को मिला, डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसाबिस को। और अब ये चौथा साहित्य में भी हमने पढ़ लिया। चलो, यहाँ से हमेशा मैं स्टैटिक आपको रिवाइज कराता हूँ, फिर से रिवाइज कराऊंगा कि नोबेल पुरस्कारों को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। 1901 में देना शुरू किया गया था। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक और पीस। जो इकोनॉमिक अर्थशास्त्र का है वो 1968 से देना शुरू किया गया था। हमने कहा सबसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर जी, 1913 में साहित्य का मिला था गीतांजलि के लिए। और सबसे आखिरी भारतीय कौन थे, अभिजीत बनर्जी थे, 2019 में मिला था इकोनॉमिक्स का। सबसे कम उम्र में मिला था मलाला यूसुफजई को, 17 साल की उम्र में शांति का। सबसे ज़्यादा उम्र में मिला था जॉन बी गुडएनफ को, 97 साल की उम्र में मिला था। अभी 2019 में इनको मिला था केमिस्ट्री की फील्ड में, और अभी इनका निधन भी हो चुका है। तो ये यहाँ से स्टैटिक प्रश्न मैं आपको डेली रिवाइज करवा रहा हूँ। 4 बार रिवाइज करा चुका हूँ, अब ये 2 बार और रिवाइज करवाऊंगा। और मैं उम्मीद करूँगा 6 बार रिविजन के बाद तो ये आपको, अगर डेली पढ़ते हो तो करंट अफेयर्स यहाँ पे, ये आपको याद हो जाएंगे, रट जाएंगे। और उसके बाद मैं इन सभी की ट्रिक्स भी लेकर के आऊँगा हमेशा की तरह, ताकि एग्जाम तक ये सारे आपको याद हो जाए। और एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली प्रश्न आएगा, तो वहाँ से आपको आराम से नंबर मिलेंगे। चले फिर अभी अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, कल वाला जो दिन था, यानी कि 10 अक्टूबर वाला डे, उसमें मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आ पाया था। मैंने इन्फॉर्म भी कर दिया था टेलीग्राम चैनल पे भी और कम्युनिटी पोस्ट पे भी। शाम को वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था जैसा मैंने बोला। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लगभग सभी ने, 90% लोगों ने वीडियो नहीं देखा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो जाकर के ज़रूर देख लेना। हो सकता है आप लोगों ने किसी अदर चैनल पर जाकर के कल का करंट अफेयर्स देख लिया हो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कल बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आपको साथ में करवाया है, तो वो कुछ आपसे मिस न हो जाए। तो वीडियो ज़रूर देख लेना। बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता दूं, इन सभी का PDF आपको अवेलेबल होता है अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि कौन सा राज्य 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, नेशनल गेम्स? तो आंसर होगा उत्तराखंड। हम सभी को पता है ये 38 नंबर के नेशनल गेम्स होंगे, और मैंने आपको बताया ये इस साल के एंड में नवंबर में होने वाले थे, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हो गए। अब इन्होंने कहा कि अगले साल ये जनवरी फरवरी में होंगे, और होस्ट कर रहा है उत्तराखंड। और इसी के साथ कहा गया कि जो अगले नेशनल विंटर गेम्स हैं वो भी उत्तराखंड में ही होंगे, और ये पहली बार होगा जब इन नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बाहर होगा। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। आगे इसके बारे में और कुछ भी अपडेट आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे अगर नेशनल गेम्स की हम बात करें, पिछला वाला जो 2023 में हुआ था वो 37 नंबर का एडिशन था, गोवा में हुआ था। उसमें टॉप पे महाराष्ट्र था और मैस्कॉट मोगा था। अच्छा, पहले नेशनल गेम्स कब हुए थे? 1924 में लाहौर में हुए थे, जो पाकिस्तान में आता है। और नेशनल गेम्स को नेशनल गेम्स शुरुआत में नहीं कहा जाता था, पहले इसको अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था। फिर 1940 में बॉम्बे में जो नवा संस्करण हुआ था इनका, उस समय इसका नाम बदलकर नेशनल गेम्स कर दिया गया था। आयोजन कौन करता है? भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना होती है 1927 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है। और इसकी हेड कौन है? PT उषा, जो इस पद पर आने वाली पहली महिला भी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ अपकमिंग गेम्स हैं जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे, यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। वैसे मैंने कल भी आपको रिवाइज करवाए थे, तो एक बार फिर से करते हैं। देखो, वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप जो 2026 में होंगे, हंगरी में होंगे, पहली बार होगा, पहला एडिशन है तो इंपॉर्टेंट है।
AFC वुमेन्स एशियन कप जो 2026 में होंगे वो ऑस्ट्रेलिया में, और 2029 वाले उज्बेकिस्तान में होंगे। पहली बार किसी सेंट्रल एशियन कंट्री में होंगे, तो प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है। 2027 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, ये ब्राज़ील में होंगे। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पे चल रहे हैं, ये होने तो बांग्लादेश में थे, लेकिन बांग्लादेश में नहीं हो रहे, अब यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहे हैं। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन हुआ था वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में। और ये बात मैंने कल आपसे पूछी थी कि इसको जीता किसने है, तो भारत ने जीत लिया था, साउथ अफ्रीका को हराया था। बाकी आज हमने पढ़ा कि 2024 में 38वें नेशनल गेम्स ही उत्तराखंड में होंगे। 2025 में BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप गुवाहाटी में, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 ये बीजिंग में होगा, और थॉमस कप और उबेर कप 2026 वाले वो डेनमार्क में होंगे। मैंने आपसे कल भी पूछा था कि इस बार वाले किसने जीता, तो दोनों को, मेंस और वुमेन्स, मतलब थॉमस कप ये पुरुषों का होता है और उबेर कप महिलाओं का होता है, तो दोनों को चाइना ने जीता है, दोनों में इंडोनेशिया को हराया है। वैसे कल के वीडियो में मैंने जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़े तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल सही से उत्तर दिया था। इससे पता लगता है कि चीज़ें आप लोग याद है आप लोगों को, और जब मैं पूछता हूँ तो आप जब आंसर करते हो तो वो आपका एक तरह से रिवीजन हो जाता है। रैंडम में आप कुछ भी प्रश्न पूछ लेता हूँ तो आप फटाफट से उसका आंसर कर पाते हो, तो आपका रिवीजन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा रतन टाटा जी को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा 2008 में। वैसे तो कल मॉर्निंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि 9 अक्टूबर रात्रि में रतन टाटा जी का निधन हो गया, पर आज यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि कौन से अवार्ड इनको कब मिले हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो चीज़ें कम से कम आपके लिए जानना ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो वे एक महान बिजनेसमैन के साथ साथ एक सच्चे देश प्रेमी और एक महान इंसान थे। उनके बारे में जितना जानोगे, उनसे जितना सीखोगे वो कम है, पर चलो अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी इनका निधन हुआ किस उम्र में, 86 ईयर की उम्र में उनका निधन हो गया। किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो वो पारसी थे और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन थे वो। टाटा सन्स ये टाटा ग्रुप की कंपनियों को नियंत्रित करती है। तो पद्म विभूषण 2008 में मिला था, पद्म भूषण सन 2000 में मिला था। अभी महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल उद्योग रत्न सम्मान से सम्मानित किया। असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव भी उनको मिल चुका है 2021 में। अभी 2024 में हमने पढ़ा था PV नरसिम्हा राव अवार्ड मिलगाथन को, और अभी 2024 में ही हमने पढ़ा 2021 के लिए किस मानवतावादी पुरस्कार भी उनको मिला था। बस एक ही इम्पॉर्टेंट अवार्ड की कमी रह गई है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, वो इनको मिलना चाहिए। और अगर हमारी सरकार जाग जाती है थोड़ा सा, और अगर इनको ये भारत रत्न दे देती है तो अच्छी बात है, लेकिन अफसोस रहेगा कि जीते जी अगर उनको मिल जाता तो कुछ अलग ही उसका मज़ा होता। खैर, मरणोपरांत भी अगर उनको ये सम्मान हमारी सरकार दे दे तो भी एक तरह का प्राउड मोमेंट ही है। वैसे तो बहुत सारे उनको विदेशी पुरस्कार भी मिले हैं, ये सारे मैंने लिस्ट आपके सामने लगा दी, जिसमें जो लेटेस्ट वाला भी हमने पढ़ा था वो 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने दिया था, जिसे कहते हैं हॉनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी आई थी, रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, और उसको लिखा था डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 10 अक्टूबर को। तो हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। थीम है इट्स टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस। अच्छा, 10 अक्टूबर को 2-3 दिवस मनाते हैं, यहीं पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक तो ये हो गया, एक 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्टल डे भी मनाया जाता है। भारत में डाक दिवस मनाते हैं 10 अक्टूबर को, जिसकी थीम है कनेक्टिंग इंडिया द रोल ऑफ पोस्टल सर्विसेज इन नेशन बिल्डिंग। कल भी हमने पढ़ा था पोस्टल डे के बारे में, लेकिन वो विश्व स्तर पे मनाया जाता है, विश्व डाक दिवस, ये राष्ट्रीय डाक दिवस है। ठीक है, दोनों में अंतर याद रखना। मैंने आपको बताया भी था भारत में नेशनल पोस्टल वीक भी मनाया जाता है, डाक सप्ताह 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक। एक और दिवस मना रहे हैं इस बार 10 अक्टूबर को हम, वर्ल्ड साइट डे, विश्व दृष्टि दिवस। एक्चुअली में ये अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, तो इस बार ये 10 अक्टूबर को मना रहे हैं। थीम है चिल्ड्रन लव्स योर आइज। अच्छा, जिस तरह से 1 अक्टूबर मैंने आपको एक ट्रिक बना के याद करवाया था, जैसे जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनका क्या काम होता है, मार्केट से सब्जी लेकर के आ जाएंगे और दिन भर कॉफी पीते रहेंगे, यही होता है। बेटा कॉफी बना दे, बहू कॉफी बना दे, जाओ बाबूजी आप सब्जी लेके आ जाओ मार्केट से। तो इस तरह से हमने उस 3 को याद कर लिया। इनको भी आप एक तरह से याद कर लो, एक चेन बना के ऐसे याद कर लो
कि आपको एक डाक आई, एक पोस्ट आया, और जब उस पोस्ट को आप पढ़ते हो, उस डाक को आप पढ़ते हो आंखें फाड़ फाड़ करके, तो आपका दिमाग चकर आ जाता है, मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है आपकी। क्यों भैया? उस डाक में ऐसा क्या लिखा हुआ था? तो उसमें लिखा हुआ था, ये ऐसे लिखा हुआ था। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है लिखा हुआ क्या है। एक्चुअली में ये लिखा हुआ है 10 अक्टूबर और आपको ये 100 नजर आ रहा है। अब आप इसका मीनिंग नहीं समझ पा रहे, ठीक है? तो आपको एक डाक आती है, उस पर ये ऐसे लिखा हुआ है 10 अक्टूबर, जो आपको समझ में नहीं आ रहा। अब आंखों पे जोर दे रहे हो, आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हो, तो इससे हो गया वर्ल्ड साइट डे। और आंखों पे ज्यादा जोर पड़ता है तो क्या होता है? हमारा ही सिर दर्द होता है, दिमाग खराब हो जाता है, तो मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हो गया, और ये इस तरह से अब आपको याद भी रहेगा, देखना। चलो फिर इसी बात पे अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज हम रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक 10 दिनों में कौन कौन से डे हमने मना लिए। तो देखो, अभी 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस और कॉफी डे और वेजिटेरियन डे था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, और अभी 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया। तो ये डेज ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। तो आंसर होगा पी वेणुगोपाल। तो भारत में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट इन्होंने किया था, डॉक्टर पी वेणुगोपाल इनका नाम है, और अभी 82 ईयर की उम्र में इनका निधन हो गया। उन्होंने अपने करियर में 50,000 से ज़्यादा हार्ट सर्जरी की है, और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1998 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। अब निधन वाला प्रश्न है, तो 2024 में जिन भी इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनका निधन हुआ, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक हमने पढ़ा था अरुणा वासुदेव, एशियाई सिनेमा की मां उनको कहा जाता है, निधन हो गया। राकेश पाल भारतीय तट रक्षक बल के ये डायरेक्टर जनरल थे, 25वें नंबर के, निधन हो गया। अभी नए नहीं बने कोई भी। राम नारायण अग्रवाल, अग्नि मैन ऑफ इंडिया, अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाते थे, इंपॉर्टेंट नाम है, निधन हो गया। नटवर सिंह हमारे पूर्व विदेश मंत्री थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी वन लाइफ इज नॉट इनफ। साल सिंह मराक मिस्टर क्लीन के नाम से फेमस थे, मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। शोभना रानाडे गांधीवादी सामाजिक सुधारक थी। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और ये कुचिपुड़ी की शास्त्रीय नृत्यिका थी। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु से है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अंशुमान गायकवाड़ क्रिकेटर थे। पंडित राजीव तारानाथ सरोद वादक थे। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। सुशील मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। सलाम बिन रज्जाक प्रसिद्ध उर्दू लेखक। पीटर हिग्स ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे। हिग्स बोसोन पार्टिकल की खोज की थी इन्होंने। पॉल अलेक्जेंडर अमेरिकी थे। द मैन इन द आयरन लंग के नाम से फेमस थे। गजल गायक पंकज उदास का भी निधन हो गया। देश के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकवाड़ का भी हो गया। भारत की पहली ओरल यानी कि मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर थे डॉक्टर आर नित्यानंद, उनका भी निधन हो गया। शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया, किराना घराने से संबंधित थी। मुनव्वर राणा मशहूर उर्दू गायक थे और इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति थे, इनका भी निधन हो चुका है। तो ये 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं जिनका निधन हो गया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में वुमेन्स T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे यंग प्लेयर कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा शेफाली वर्मा। तो भारतीय क्रिकेट प्लेयर शेफाली वर्मा अभी वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे कम उम्र की ये खिलाड़ी बन गई हैं। ये एक अचीवमेंट है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। उन्होंने अभी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 जिसका आयोजन कहाँ पे चल रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात में, वहीं पे श्रीलंका के खिलाफ ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। और कितनी साल की उम्र में उन्होंने, हमने कहा ना सबसे युवा बन गई, तो कितनी साल की उम्र में? 20 साल और 255 दिन की उम्र में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। इनसे पहले ये रिकॉर्ड आयरलैंड की गैबी लुइस के नाम था, जिन्होंने 23 साल और 35 दिन की उम्र में T20 इंटरनेशनल में 2000 रन पूरे किए थे। और मैंने आपको बताया अभी जो ये T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप है, वुमेन्स वर्ल्ड कप, ये यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इनका नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में लॉन्च वॉर ये बुक है और इस बुक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा बॉब वुडवर्ड। तो अनुभवी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं बॉब वुडवर्ड, जिन्हें वाटरगेट कांड को उजागर करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, और अभी इन्होंने ही अपनी ये नई बुक लॉन्च की है, उसका नाम है वॉर। ये बुक डोनाल्ड ट्रंप पर केंद्रित है। चलो आ जाओ, 2024 की कुछ और 10 इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ।
एक बुक आई थी मोदी गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, इसको लिखा तरुण चुग ने। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन, इसको लिखा कल्पना शंकर ने, इसको लॉन्च किया था सौम्या स्वामीनाथन ने। भीम सिंह ने भारत के 75 महान क्रांतिकारी नाम से बुक लिखी। पीरामल नाथवानी ने कॉल ऑफ द गिर। प्रोफेसर के.वे. सुब्रमण्यम ने इंडिया @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस नाम से बुक लिखी। डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम ने पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नाम से बुक लिखी। कुलदीप गुप्ता फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी नाम से बुक लिखी। अनिल रतूड़ी ने खाकी में स्थित प्रज्ञा मदर मेरी कम्स टू मी, ये मेमोयर है, संस्मरण है अरुंधति रॉय का, और ये अगले साल लॉन्च होगा। ये लेटेस्ट अभी हमने पढ़ा था, इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी नौसेनाओं के बीच समुद्री अभ्यास जिसका नाम है इब्स समर, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका में। तो एक्सरसाइज का नाम है इब्स समर, और देखो नाम में ही देशों के नाम छुपे हैं। आई मतलब इंडिया, बी से ब्राजील, एस ए मतलब साउथ अफ्रीका, और MAR से हो गया मैरीटाइम एक्सरसाइज, मतलब ये एक नौसैन्य अभ्यास है। इस बार इसका 8वां संस्करण ये हुआ कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के साइमन टाउन में 6 से लेकर 18 अक्टूबर 2024 तक हो रहा है ये। और भारत की तरफ से INS तलवार नामक जहाज ने इसमें हिस्सा लिया है। तो ये बातें ध्यान में रखो। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 21वें भारत आसियान समिट का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा लाओस में। और आपको मैंने कई बार बताया कि 2024 में आसियान समिट को होस्ट कौन कर रहा है? लाओस कर रहा है। और अभी वहीं पे ये 21वां आसियान भारत समिट का आयोजन किया गया 10 और 11 अक्टूबर को, और इसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये लाओस गए हैं। इसके अलावा मोदी जी 19वें ईस्ट एशिया समिट में भी हिस्सा लेंगे, जिसका आयोजन लाओस में ही किया जाएगा, क्योंकि इस साल जो ये ईस्ट एशिया समिट है इसकी भी मेजबानी लाओस ही कर रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट बता दूं कि जो पहला भारत आसियान समिट हुआ था ये 2002 में हुआ था कंबोडिया में। वैसे जो आसियान कंट्रीज हैं टोटल 10 मेंबर हैं इसके, उसमें भारत इसका सदस्य नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, इसका भी नया 11वें नंबर का सदस्य देश कौन सा बन गया है आसियान का? मैं आपको जस्ट 1 मिनट में बताऊंगा। अगर आपको बताया तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में टाइप करो, वरना उतने में तो मैं बता ही दूंगा। देखो पहले आसियान की बात करते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्रीज, स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 में, और अभी इसका 11वें नंबर का सदस्य देश ईस्ट तिमोर बिना है, जिसे आप तिमोर लिस्ते भी कहते हो। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। और ईस्ट एशिया समिट की भी अगर बात करें तो इसकी स्थापना 2005 में आसियान के नेतृत्व वाली पहल के रूप में की गई थी स्थापना। ईस्ट एशिया समिट हिंद प्रशांत क्षेत्र में एकमात्र नेतृत्व करने वाला ये मंच है। इसका पहला समिट 2005 में कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। इसमें सदस्य देश हैं 18। बाकी समिट वाला प्रश्न है तो कल ही मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट 2024 की समिट रिवाइज कराई थी, तो आज नहीं करेंगे। लेकिन लाओस न्यूज़ में है तो मैं आपको ले चलता हूँ लाओस। ये रहा मैप में लाओस। कैपिटल वियंटियान होती है, वियंटाने, और करेंसी है लाओटियन किप। ये थी आज के आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। और एक बार फिर से याद दिला दूँ, कल का जो वीडियो है वो जिन्होंने नहीं देखा ज़रूर से देख लेना, वरना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके छूट जाएंगे। तो मैं जब रिवाइज कराऊंगा तो आपको अजीब लगेगा कि ये प्रश्न कब पढ़ा दिया गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए। बाकी रिवीजन तो मैं आपको इतनी बार करा देता हूँ कि आपको बस याद ही हो जाता है। कंडीशन क्या है, रेगुलर रहोगे और जब मैं रिवाइज कराऊँ तो अपनी चीज़ें अपने मुँह से बोला करो। सुनने के अलावा देखो 3 तरह से आप चीज़ें याद करते हो, देखने से, सुनने से और बोलने से और लिखने से। तो कम से कम ये 3 चीज़ें तो प्रैक्टिस में आप ला ही सकते हो सेशन के दौरान। बाकी अगर सेशन पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में यार एक बार शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का। और हमारा इस महीने का जो वीकली वाला वीडियो है वो अभी तक रह रहा है, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। मैं कोशिश करूँगा आज कल में वीडियो आ जाए। आज तो नहीं आ पाएगा, कल तक आ जाए। और जो सुपर फास्ट रिविज़न में लेकर के आता हूँ वो भी मेरा पेंडिंग है, वो भी 2-3 दिन में मैं लेकर के आऊँगा। टाइम का इशू था तो मैं ला नहीं पाया। वो सुपर फास्ट वाला रिवीजन वाला एक दिन मैं रिकॉर्ड करने बैठा भी था, लेकिन कुछ मिनट करने के बाद फिर कुछ कारणवश काम आ गया तो उसको वहीं पे एंड करना पड़ा, तो सब बेकार हो गया। नहीं तो हो जाता उस दिन वो। कोई बात नहीं, 1 आध दिन में मैं कोशिश कर रहा हूँ ले आऊँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा वीडियोज़ को। बाकी अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करा दूँ, फिर हम सेशन एंड करते हैं।
तो पहला प्रश्न आपसे पूछा, किसे केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार के लिए अभी चुना गया? तो डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसाबिस को। फिर पूछा, एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग दूरबीन का सफलतापूर्वक निर्माण कहाँ पे किया गया? भारत में। और उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? मध्य प्रदेश। भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को समाप्त कर दिया, इसका संबंध किससे है? आंखों से। वर्ल्ड पिकबॉल चैंपियनशिप सीरीज को होस्ट करेगा 2024 में कौन? भारत। और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए 77वीं WHO क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ पे हुई? भारत में। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की? यूनाइटेड अरब अमीरात। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? जॉ रूट। और आखिरी प्रश्न पूछा, भाई रुपए कार्ड को कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो मालदीव में। चलो भी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था गेवरा कोयला खदान कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़ में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।